गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की भारी डिमांड पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की जा रही है। आप सभी फुल सपोर्ट दिखाइए और अपने बाकी सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है। थोड़ा सा अनाउंसमेंट आपके लिए कर देती हूँ क्योंकि आज से ही ये पहली क्लास शुरू हो रही है। तो आपकी क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो एक दिन में 2 क्लास होगी और काफ़ी सारी चीज़ें हम एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो करके फिर हम रिवीजन शुरू कर दें। तो आपकी क्लासेस का टाइमिंग रहेगा, एक क्लास आपकी हुआ करेगी सुबह 11 बजे और एक हुआ करेगी शाम 5 बजे। ठीक है? पहले हम 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे और टाइम टेबल मैं आपके साथ अलग से भी शेयर कर दूंगी कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी होंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन का आपका सिलेबस बहुत लेंदी है। 50 नंबर का आपका पेपर होता है तो काफी कुछ इसमें कवर करना होगा और जरूरी ये है कि इम्पोर्टेंट आपके पेपर के लिए क्या है वो कवर करना। तो हम उसी बात को ध्यान में रखते हुए चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए आज की पहली क्लास शुरू करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन की। सो गाइस, सबसे पहला चैप्टर आपने देखा होगा कि 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम या 1857 की क्रांति, ये आपका पहला चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहीं से दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो समय था 1857 की क्रांति के होने का वो क्या निर्धारित किया गया था। लेकिन जो है ये क्रांति समय से पहले ही शुरू हो गई थी। तो आपको दोनों ही डेट ध्यान रखनी है, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर हम बात करें कि निर्धारित क्या तिथि हुई थी कि भाई इस डेट से जो है क्रांति को शुरू करेंगे, तो वो थी 31 मई 1857। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जैसे कि मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह शुरू करा गया। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें गाय की चर्बी मिले हुए कारतूस जब दिए गए, उन्होंने उन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दिया वहां के रेजिमेंट ने बैरकपुर में। तो फिर यहीं से शुरुआत हो जाती है क्रांति की। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि निर्धारित करी गई थी जो तिथि वो थी 31 मई 1857। लेकिन ये क्रांति अपने समय से पहले ही शुरू हो गई थी, 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। चलिए ये पूरा इंसिडेंट जानते हैं कि क्यों अपने समय से पहले इसको शुरू की गई है। तो सबसे पहला इंसिडेंट जो होता है 1857 की क्रांति के संदर्भ में, वो रहता है 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च को क्या होता है, बैरकपुर में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है मंगल पांडे, उनको गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को दिया गया इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने और उनकी पूरी जितने भी उनके साथ में और सैनिक थे, उन सब ने गाय की चर्बी मिले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि गाय को तो हम जो है पूजते हैं, हम उनके जो चर्बी मिले कारतूस है उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और खास करके वे ऐसे कारतूस थे जिनको मुंह से काट करके इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है? तो यहाँ पर जब इन्होंने मना कर दिया तो झड़प हो गई फिर अंग्रेजी सैनिकों के साथ, मंगल पांडे और बाकी सभी सैनिकों की जो हिंदुस्तानी थे। तो 8 अप्रैल 1857 को फिर इनको फांसी दे दी गई। ठीक है? किसको? मंगल पांडे जी को। तो ध्यान रखनी है, ये डेट भी पूछी जाती है आपसे, एमसीक्यू में भी पूछ ली जा सकती है। तो 8 अप्रैल 1857 को फिर इसी कारणवश, क्योंकि इन्होंने वहां पर कई सारे सैनिकों को भी मार गिराया था, तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। फिर दोस्तों बात करते हैं, जब इनको फांसी हुई तो यहीं से फिर क्या होता है, इनके साथ जितने और बाकी सैनिक थे जिन्होंने इनका साथ दिया था, है ना, तो उन सभी को यहाँ पर 24 अप्रैल 1857 को जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है? तो कहाँ भेज दिया जाता है इनको? मेरठ की जेल में भेज दिया जाता है, जिन जिन सैनिकों ने चर्बी से बने हुए कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था। तो ये लगभग 85 से 90 सैनिक होते हैं जिनको जेल में भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर आता है 10 मई। 10 मई को ये सारे सैनिक जो है वो जेल तोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है? सभी जेल तोड़कर क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं और चले जाते हैं कहाँ? दिल्ली।
दिल्ली ये किसके पास जाते हैं? दिल्ली जाते हैं ये बहादुर शाह द्वितीय के पास, जो कि दिल्ली का उस समय शासक था 1857 के समय। कौन था दिल्ली का शासक? बहादुर बहादुर शाह द्वितीय। तो ये जेल तोड़कर सभी के सभी सैनिक इनके पास जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, कुछ बताइए, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पर दिल्ली के शासक के पास जाते हैं। और दिल्ली के शासक का सेनापति उस समय कौन था? तो बख्त खां था। ठीक है, बख्त खां के नेतृत्व में फिर यहाँ से क्रांति शुरू हो जाती है। इसीलिए ये 10 मई जो डेट है, यहीं से क्रांति शुरू हो जाती है, क्योंकि 10 मई को ये सारे के सारे सैनिक, पूरा एक समूह इनका दिल्ली पहुंच जाता है और वहां से क्रांति शुरू हो जाती है एक बड़े स्तर पर। ठीक है, तो इसलिए 10 मई को ये क्रांति शुरू हो जाती है, समय से, निर्धारित समय से पहले पहले। फिर क्या होता है? 10 मई को तो दिल्ली में फिर ये क्रांति बढ़ती हुई अवध तक पहुंच जाती है। अवध में बेगम हजरत महल यहाँ पर नेतृत्व करती है सेना का, अंग्रेजों के साथ लड़ती है। 4 जून 1857 को अवध में क्रांति शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही पूरे भारत में ये क्रांति फैल जाती है, पहले दिल्ली में, फिर पहले बैरकपुर में, फिर मेरठ में, फिर दिल्ली, फिर अवध, उसके बाद कानपुर। कानपुर में 5 जून से शुरू हो जाती है क्रांति, और कानपुर में जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब। ये चीज क्यों याद रखनी है, ये पूछ लिया जाता है कि कानपुर में किसने नेतृत्व किया था, तो नाना साहेब ने। अवध में किया था बेगम हजरत महल ने। दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय और उनके सेनापति बख्त खान ने। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हो जाता है, फिर आता है सबसे मेन यहाँ पर इंसिडेंट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, 17 जून को यहाँ भी शुरू हो जाती है क्रांति, और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को यहाँ पर धूल चटाते हुए, उनके छक्के छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है लड़ते लड़ते। ठीक है, तो 17 जून 1857 को वीर गति को प्राप्त हो जाती है महारानी लक्ष्मीबाई। और ये किसके साथ लड़ रही थी? तो अंग्रेजी सेनापति ह्यू रोज के साथ इनका जो लड़ाई थी वो हो रही थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि नाना साहेब किसके साथ इनका सामना हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का किनके साथ। तो इसको हम याद करेंगे ट्रिक से। चलिए अब आगे ट्रिक देखते हैं। आई होप आपको ये पूरे का पूरा एक जो इंसिडेंट है, इसका घटनाक्रम पूरा सही से याद हो गया होगा। तो ये है 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, साथ ही किस स्थान पर वो क्रांति हो रही थी, और दमनकर्ता कौन था, यानी उनको रोकने का काम अंग्रेजों की तरफ से किसने किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ट्रिक को एक बार पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको इसको डिकोड करके बताऊंगी कि किसका मतलब यहाँ पर क्या है। कान में नाना, नाना की कैप, क्या है? कान में नाना, नाना की कैप, लखन की बेगम, बेगम की कैप। इसका क्या मतलब है? दो दो लाइन का पूरा करेंगे। कान से बनता है दोस्तों कानपुर। कानपुर में किसने यहाँ पर नेतृत्व किया था सेना का? तो नाना से क्या बनेगा, बताइए जल्दी, क्या हो सकता है? बिल्कुल, नाना साहेब। और कैप से क्या बनेगा? कैंप बेल। ठीक है, इसको डिकोड करके यहाँ नीचे लिखा गया है, देखो। कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहेब ने। और दमनकर्ता कौन था? कैंप बेल था। आगे चलते हैं, अगली लाइन थी लखन की बेगम, बेगम की कैप। लखन से मतलब लखनऊ। और लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? बेगम से। यस, बेगम हजरत महल। और किसके साथ इनका सामना हुआ? कैंप बेल। इनका सामना भी कैंप बेल के साथ ही हुआ। आगे चलते हैं, जगदीश कुआरा बेचारा टेलर, फौज में मौलवी, मौलवी का लॉर्ड। ठीक है, अब जगदीश से क्या बनेगा? जगदीशपुर, ये स्थान का नाम है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेतृत्व करता थे, और इनकी जो सामना हुआ था, या दमन करता कौन था इनके सामने? वो था विलियम टेलर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या हमने पढ़ा? फौज में मौलवी, मौलवी का लॉर्ड। फौज से फैजाबाद, मौलवी से मौलवी अहमदुल्ला और जनरल लॉर्ड। आगे बात करते हैं, बरेली में खाना खाने को आया, बरेली में खाना खाने को आया, दिल्ली के बहादुर निकल के भागे, झांसी की लक्ष्मी, लक्ष्मी का हर रोज, इलाहाबाद से लिया खत, उसमें निकली नील। ये आप इसको कैसे भी करके ध्यान रख लेना, इसको दो चार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी ये ट्रिक। ठीक है, ये एक सेंटेंस अगर आपको याद हो गया कि दिल्ली के बहादुर निकल के भागे, दिल्ली के बहादुर निकल के भागे, तो आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने। और निकल के भागे, निकल से क्या बनेगा? निकलसन बनेगा। तो ये आपकी हेल्प ही करेगी ठीक, कहीं ना कहीं। आपको बस इसको दो चार बार देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा ये काम कैसे करेगी। ठीक है, तो झांसी में किसने करा? लक्ष्मीबाई ने। और इनका सामना हुआ यूरोज के साथ।
इलाहाबाद में लियाकत अली, और इनका सामना किस दमनकर्ता के साथ होता है? कर्नल नील के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद हो जाएगी क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं आगे भी, क्योंकि सामाजिक अध्ययन वाला विषय आपका बहुत ब्रॉड बैठता है और बहुत सारी चीजें हैं, तो कोशिश करूंगी जहां तक हो सके आपको वो चीजें ट्रिक से याद करा दूं कि आपको इजीली वो याद आ जाए आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं इसको छोटा सा, और इसमें जो चीजें बाकी रहती है वो यहाँ पर है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, है ना? कि भाई कोई ऐसा चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है जिससे पता चले कि ये जो साइन इन लोगों के पास है कि ये इस क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो वो था कमल और रोटी। कमल और रोटी का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। अब इस समय पर 1857 की क्रांति के समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो पॉम्स्टन थे, ठीक है, याद रखिएगा पॉम्स्टन थे। और कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो लॉर्ड कैनिंग थे इस समय। और भारत या कह लो दिल्ली का सम्राट कौन था? तो अभी हमने ऊपर देखा दिल्ली का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जी बिल्कुल, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। अब एक बार फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको, अगर आपको ट्रिक से नहीं करना है तो और भी जो एक आध इम्पोर्टेंट रहते हैं प्रमुख केंद्र क्या थे इस क्रांति के, कहाँ कहाँ ये क्रांति ज्यादा थी और वहां पर कौन से नेता नेतृत्व कर रहे थे और उनके विपरीत कौन से सैन्य अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय और इनके सेनापति बख्त खां। इनकी लड़ाई किससे हुई थी? निकलसन और हडसन से। कानपुर में नाना साहेब और तांतिया टोपे, ठीक है, कैंपबेल से इनका सामना हुआ। इसके साथ लखनऊ में हजरत महल और बिराजिस कादिर भी थे, लेकिन हजरत महल ज्यादा पूछा जाता है आपसे। झांसी या ग्वालियर में कौन थी? लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे। इनका जो विपक्ष में थे, या यूं कह लीजिए इनको रोकने के लिए कौन आए थे अंग्रेजी अधिकारी? वो थे यूरोज। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर और कोटा में जयदयाल और हरदयाल, ये दोनों भाई भाई थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार बना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि भाई 1857 की क्रांति के असफल होने का क्या प्रमुख कारण था। अब ये क्रांति असफल क्यों रही, इसके पीछे क्या रीजन है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही जो हमने अभी जाना था कि भाई 1857 की क्रांति अपने समय से पहले हो गई थी। कैसे? कि भाई अपडेट तो अलग तय थी, लेकिन 10 मई को ही वो शुरू हो गई, काफी समय पहले, है ना? तो पहला कारण तो यही है कि भाई तैयारी कम थी क्योंकि समय का अभाव था। जिस समय डिसाइड हुआ था उससे पहले शुरू हो गई, ठीक है, इस वजह से पहला रीजन ये रहेगा। दूसरा है क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना। मतलब ये क्रांति जो है अलग अलग डेट पर धीरे धीरे पूरे देश में फैली, ना कि एक साथ। एक साथ अगर पूरे देश में सब अंग्रेजों का विद्रोह करना शुरू कर देते तो अलग ही फिर उसका इफेक्ट होता, क्योंकि अब जहां जहां थोड़ी थोड़ी दूर पर या अलग अलग जगहों पर क्रांति उठ रही है, फिर अंग्रेजी सेना उसको आसानी से दबा रही थी क्योंकि कम लोग थे जो क्रांति कर रहे थे। अब अगर एक साथ पूरे देश में ऐसा हो तो फिर तो अंग्रेजों को भागना पड़ता उसी समय, है ना? तो दूसरा कारण ये भी है कि क्रांति का देशव्यापी प्रसार नहीं हो पाया। तीसरा है संसाधनों का अभाव। अब अगर अंग्रेजी सेना से कंपैरिजन करें तो इंडियन जो हमारे फोर्स थी उनके पास तो सीमित संसाधन थे, बहुत कम थे, और वो भी ट्रेडिशनल थे, कोई इस तरीके की बड़े बड़े तोप गोले या फिर इतने आधुनिक तरह के हथियार नहीं थे, तो संसाधनों का अभाव था। अगला पॉइंट आप बता सकते हैं कि प्रभावी नेतृत्व का भी अभाव था, कि कई जगह ऐसा था कि भाई नेतृत्व करने वाले सही नहीं थे, है ना? तो वो भी इसका एक कारण रहा। नेक्स्ट कारण क्या है कि संगठन और एकता का अभाव, क्योंकि जितने भी नेतृत्व करता थे, जितने भी लीडर थे, अगर वे आपस में एक सलाह के साथ क्रांति को शुरू करते तो फिर अलग इफेक्ट रहता, यानी बहुत ज्यादा सफल ये क्रांति होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकता का अभाव रहा संगठन में, तो ये भी इसका एक बड़ा रीजन था। और अगला रीजन है सैनिक संख्या में अंतर। अंग्रेजों के पास इतने सारे सैनिक थे और बहुत सारे तो हिंदुस्तानी सैनिक भी थे जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो उनका साथ देना पड़ा, है ना?
तो यहाँ पर ये सारे रीजन थे 1857 की क्रांति के असफल होने के। तो ये आप बिल्कुल बता सकते हैं, आपके पेपर में पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी और पूरा चैप्टर का निचोड़ आपके सामने मैंने रख भी दिया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का भी कुछ पोर्शन कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं। फटाफट आपकी सारी चीजें कवर करा दूंगी मैं, सारे सब्जेक्ट्स की। और आप सभी अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि सभी की हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें हमें जो भी मुख्य मुख्य आंदोलन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और ये सारे वही पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये मत समझना कि यहाँ मैंने लिखा नहीं है कि ये किस ईयर में आया है, तो ये जरूरी नहीं है। जितना भी मैं आपको ये दे रही हूँ मटेरियल, जितने भी क्लासेस में मैं आपको कराऊंगी, वो निचोड़ है एकदम चैप्टर का। आपको इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई बुक लेके आनी पड़े या फिर आपको मॉडल में से याद करने की जरूरत पड़े। नहीं, बहुत अच्छा आंसर आप इससे बना पाएंगे और कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी कम से कम समय में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में एक जागृति के युग का सूत्रपात हुआ। यानी इस दशक में आते आते अब भारत में एक नई जागृति का युग इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आंदोलन चले। कोई धर्म को लेकर के, कोई शिक्षा को लेकर के, है ना, कोई जाति को लेकर के, और कुछ समाज के सुधार के लिए। तो बहुत सारे आंदोलन चले। चलिए उन आंदोलनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल वाइज ब्रह्म समाज, या फिर जिसको हम कहते हैं ब्रह्म समाज आंदोलन। तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे, ये बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। तो राजा राम मोहन रॉय। कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। 1828 में इन्होंने इसकी स्थापना करी, ब्रह्म समाज की। कब? 1828 में। और ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ठीक है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। कि कौन थे इसके प्रवर्तक, किसने शुरुआत की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने। अब रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनके बारे में क्या कुछ कहा है वो ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि उन्होंने भारत में नए युग का सूत्रपात किया। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। और वे आधुनिक भारत के क्या थे? जनक थे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है कि आधुनिक भारत के जनक किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज की कुरीतियों, जैसे कि सती प्रथा, है ना, कि अगर किसी जोड़े का, यानी पति पत्नी में से पति अगर एक्सपायर हो जाता है, तो पत्नी को भी उसके साथ सती होना पड़ता था, है ना, उसको भी जिंदा जला देते थे। तो इस ये प्रथा बहुत बुरी थी, हिंदू समाज में ये कुरीति थी। तो इसके खिलाफ, इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा की भाई एक से ज्यादा वाइफ कोई नहीं रखेगा, जातिवाद और आदि का प्रबल इन्होंने विरोध किया कि जातिवाद की भावना को हटाओ। और जो बहुपत्नी प्रथा है इसका विरोध किया, और सती प्रथा का। ठीक है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया कि अगर कोई विधवा हो जाती है कोई भी, तो उनका पुनर्विवाह हो सके, ये समाज में मान्य हो, उसको एक गलत नजरिए से ना देखा जाए। तो ये सब काम इन्होंने करे, हिंदू समाज की कुछ कुरीतियों को दूर किया, और जो कुछ अच्छी चीजें थी उनको यहाँ पर समर्थन भी इन्होंने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में अभी इतना ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, आपको फटाफट ये सारी चीजें कवर करनी ही होगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाए, और काम चलाओ काम कर ले कि भाई मॉडल में से देख लिया और एग्जाम दे दिया, तो फिर मार्क्स कम आएंगे। और मार्क्स कम आएंगे तो इस चीज का फिर आपको आगे तक दिक्कत रहेगी, कि क्योंकि अगर सुपर टेट आ गया तो वहां पर आपके ये मार्क्स भी ऐड होते हैं डीएलएड के, इनको भी अकेडमिक्स वाले उसमें इसका भी स्थान होता है। और एक एक दो दो नंबर के ऊपर तो बहुत मारामारी रहती है। आप अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, बढ़िया मेहनत करो। मैं आपको आगे तक गाइडेंस दूंगी कैसे कॉपी लिखनी है आपको एग्जाम में, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आए। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं।
अब इन ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत थे, इन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बनाए, तो वे कौन-कौन से सिद्धांत थे यहाँ पर आपको जानना होगा। पहला इनका सिद्धांत था कि ईश्वर सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। ईश्वर ही है विश्व का कर्ता, धर्ता और रक्षक। दूसरा, ईश्वर की पूजा का आधार मन की पवित्रता होनी चाहिए। भाई मन पवित्र हो, ईश्वर की पूजा आप तभी करो जब आपका मन पवित्र हो, है ना? अब मन में तो सबके लिए एक ईर्ष्या का भाव है, गलत सोच रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं भगवान की पूजा करने का, तो ये ना हो। ये इनका दूसरा सिद्धांत था। तीसरा, ही धर्मों का तात्विक उपदेश, आपसी बंधन, एकता को दृढ़ करना, इसीलिए सभी धर्म एक समान है और उन्हें हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात ये कही कि सभी धर्म अपने आप में एकता को मजबूत करना, या फिर ये सारे ही ऐसे उपदेश देते हैं, सभी धार्मिक पुस्तकों में ज्यादातर यही मिलता है कि सभी एक साथ मिलजुल कर रहे, है ना, मानवता को बनाए रखे। और यहाँ पर यही कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्म एक समान है, कोई ऊंच नीच जात धर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही इसमें इनका सिद्धांत था। अगला था ब्रह्म समाज बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का त्याग करता है। ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा को यहाँ पर इसका त्याग किया गया कि मूर्ति पूजा कुछ नहीं होता है, मन साफ होना चाहिए, ईश्वर को मन से मानना चाहिए, ना कि उसके लिए किसी मूर्ति की जरूरत है। और बहुदेववाद का भी यहाँ पर त्याग किया गया। अगला है ब्रह्म समाज के अनुसार पाप का त्याग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो पाप नहीं करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके कुछ सिद्धांत थे ब्रह्म समाज के। अब भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राममोहन रॉय को। किसे कहा जाता है, राजा राममोहन रॉय को। आधुनिक भारत का जनक भी किसे कहा जाता है, राजा राममोहन रॉय को। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में अब आप बहुत अच्छे से आ गई होगी। आगे देख लेते हैं ब्रह्म समाज वाला जो ये टॉपिक चल रहा है, इसको पूरा करके ही हम इस क्लास को खत्म करेंगे। अब ब्रह्म समाज के क्या क्या कार्य थे, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि इन्होंने किस किस तरफ काम किया। सबसे पहला तो सती प्रथा का अंत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया। स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया कि हमारे घर की लक्ष्मी भी, स्त्री को भी शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी एक पूरा परिवार शिक्षित होता है अगर घर की महिलाएं शिक्षित है। बहुविवाह का विरोध किया, विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया, या यूं कह लीजिए विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। जातिवाद एवं अस्पृश्यता का भी इन्होंने विरोध किया। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके से आप अपनी एग्जाम की कॉपी में इनको लिखेंगे ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको 10-12 लाइन भरनी पड़े, इसी से आपका काफी सारी चीजें कवर हो जाएगी। आपका कॉपी का स्पेस भी कवर होगा और सुंदर भी लगेगा, है ना, लिखा हुआ अलग से इंप्रेशन पड़ेगा कि इसने तो कुछ अच्छा किया है एग्जामिनर के ऊपर। चलिए फिर आगे इसका कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। 1819 में राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली समाचार पत्र की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, संवाद कौमुदी नामक जो समाचार पत्र है ये कौन सी भाषा में था, बंगाली। किसने इसकी शुरुआत करी थी, राजा राम मोहन रॉय ने। कब करी थी, 1819 में। इसके अलावा भारतीय समाचार पत्रों का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। 1819 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सो गाइज, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आप सभी अपना रिस्पॉन्स दिखाइए ताकि मैं आपको फटाफट से सारी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करूं। और अब हम मिलेंगे शाम को 5 बजे। तो आप सभी बिल्कुल आना मत भूलिएगा, ठीक है। प्रीमियर पर रहेगी क्लासेस, और आपको फिर भी कोई डाउट अगर इन क्लासेस से बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिख दीजिए, आपके हर डाउट को सोल्व किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आपको क्लास पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।